हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरेंज बोर्ड एजुकेशन। चलिए आज शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि निर्भया कड़ी अभियान से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। देखिए, ये जो नाम लिया गया है निर्भया कड़ी, ये निर्भया कांड से लिया गया है जो कि दिल्ली में हुआ था, वहीं से इसको लिया गया है। तो निर्भया जो कड़ी अभियान है ये कौन से राज्य ने शुरू किया। इसके ऑप्शंस है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा ने क्या किया है, ये अभियान शुरू किया है जिसका नाम है निर्भया कड़ी अभियान। ये इसकी देखिए फोटो है जो कि उड़ीसा उड़ीसा सरकार ने अभी जारी करी है। ये इस अभियान की क्या है, फोटो है। चलिए अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं। देखिए, हाल ही में उड़ीसा ने क्या किया है, उड़ीसा का एक गंजम नामक जिला है जिसने क्या किया है कि अपने आप को पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। ठीक है, इसने ही निर्भया कड़ी नामक एक अभियान चलाया है। ठीक है, उड़ीसा में क्या है, गंजम नामक जिला है जिसने अपने आप को क्या किया है कि बाल विवाह मुक्त, यानी कि यहाँ पे अब कोई भी बाल विवाह नहीं होता। इसने अब पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है और यहीं पे ये निर्भया कड़ी अभियान शुरू किया गया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि बाल विवाह की सूचना देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने और विवाह के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने आदि जैसे विभिन्न कदमों को क्या किया है, इस अभियान के तहत इन्होंने क्या है, लागू किया है। इसके अलावा देखिए उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा की जो स्थापना हुई थी वो 5 अगस्त 1947 को हुई थी। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर है। यहाँ पे उड़िया भाषा बोली जाती है। यहाँ के जो राज्यपाल है वह गणेशी लाल है और जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। इसके ऑप्शन है ये, और जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। यानी कि फ्रांस के साथ इन्होंने क्या किया है, ये अभियान किया है। इसकी फ़ोटो देखिए, ये है हमारे ये जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ये बीच में खड़े हैं, ये हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने फ्रांस के साथ ये क्या किया है, समझौता किया है। चलिए इसके बारे में कुछ और देखते हैं कि 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई, जिसे फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान NIMAS के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, देखिए इस अभियान का जो नेतृत्व करेगा वो NIMAS करेगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान के निदेशक। और इसके NIMAS के जो निदेशक है वो कौन है, कर्नल सरफराज सिंह है। ठीक है, और केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा नई दिल्ली में इसके प्रशंसा प्रमाण पत्र, और इसके जो प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए गए वो कहाँ दिए गए, नई दिल्ली में दिए गए। फ्रांस के बारे में अपन देख लेते हैं, क्योंकि फ्रांस देखिए ये करंट अफेयर्स में है, क्योंकि इसके साथ जुड़े होने के कारण हो सकता है कि फ्रांस से रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन पूछता है। फ्रांस की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी है, लायर है, सीन है, गेरोन है और दार देगने हैं। इसकी जो राजधानी है वो है पेरिस है, और ये पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सीन नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, माउंट ब्लॉक है, जो कि यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, इमैनुअल मैक्रों है, और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, पेरिस है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 को लॉन्च किया। ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए जो स्टार्टअप पॉलिसी है, स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी है, इसका सेकंड एडिशन लॉन्च किया है। किस राज्य ने लॉन्च किया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपका गुजरात है। इसका ये लोगो है। देखिए, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टार्टअप और इनोवेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ, इसके लिए ये पॉलिसी जारी की गई। इस पॉलिसी की जो सबसे पहले शुरुआत की गई थी, इसका जो फर्स्ट एडिशन वो 2017 में शुरू किया गया था, जो कि 2021 तक उसको 2017 से 2021 तक क्या था, उसका टेन्योर था। इसका जो सेकेंड एडिशन अभी शुरू किया गया है वो 2022 में शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हरियाणा के किस शहर को भारत का पहला हेली हब बनाया गया। ठीक है, भारत में पहला जो हेली हब वो कहाँ बनाया गया, पहला हेली हब कहाँ बनाया गया, हरियाणा के किस शहर में बनाया गया। इसके ऑप्शन हैं ये, और जो करेक्ट आंसर है वो है गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब बनाया गया, और ये किसके द्वारा बनाया गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। देखिए ये इसकी फ़ोटो है। हेली हब का मतलब है कि जहाँ पे हेलीकॉप्टर को लैंड किया जा सके।
देखिए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा सरकार के गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब स्थापित किया गया। गुरुग्राम ने अपनी तरीके का पहला हेली हब हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस हब में क्या होगा, हेलीपोर्ट होगा, हैंगर होगा और जो रिपेयरिंग का काम है वो हो सकता है। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं होती है वो भी इसमें अवेलेबल रहेंगी। इस हब को द्वारका, और यह हब को कहाँ पे बनाया गया है कि द्वारका एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 8 से इसको क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। द्वारका जो एक्सप्रेस वे है और जो नेशनल हाईवे 8 है उससे क्या किया गया है, इसको कनेक्ट किया जाएगा। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है कि इसमें 10 हेलीकॉप्टर हब और कॉरिडोर हैं इसके अंदर। और ये कौन सी पॉलिसी के तहत बनाए गए हैं, जो नई हेलीकॉप्टर नीति अभी लॉन्च की है नागरिक और उड्डयन मंत्रालय ने, उसके तहत क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा वाले देशों के बीच में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए एक हस्ताक्षर किया गया। इनमें से कौन सा देश उन हस्ताक्षर करनाओं में से नहीं है। देखिए हाल ही में क्या किया है कि कुछ देशों ने क्या किया है, एक समझौता किया कि वो भविष्य में परमाणु जो हथियार होते हैं उनके प्रसार को बढ़ने से रोकेंगे। तो कौन कौन से देश इसमें शामिल थे और इनमें से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं था। आपको ये बताना है कि अभी जो ऑप्शंस मैं आपको दूंगा उनमें से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं था। तो इसका जो आंसर है वो है भारत। भारत उनमें शामिल नहीं था। ठीक है, देखिए ये इसकी फ़ोटो है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए एक संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था, उसमें भारत क्या था, शामिल नहीं था। देखिए इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। जो इसमें शामिल 5 देश थे, जनवरी 2022 में ये क्या हुआ था, समझौता हुआ था। और जो 5 देश इसमें शामिल थे वो कौन थे, चीन, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस क्या थे, इसमें शामिल थे। ठीक है, और इनके बीच में समझौता हुआ कि परमाणु हथियारों को फैलने से ये क्या करेंगे, रोकेंगे। इस संधि के बारे में देखते हैं। देखिए ये जो संधि है, जो एनटीपी है, नॉन एनपीटी जो संधि है यानी कि नॉन प्रोफिलेसी ट्रीटी जो संधि है, इस संधि में जो सब इसको जो हस्ताक्षर के लिए जो खोला गया था वो 1968 में क्या किया गया था, इसको शुरू किया गया था। और इसको जो लागू किया गया था वो 1970 में लागू किया गया था। टोटल अभी तक 191 जो देश हैं उन्होंने क्या कर चुके हैं, इसमें शामिल हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने ये समझौता कर चुका है, उन्होंने हस्ताक्षर कर चुके हैं। जो 4 बड़े देश हैं, भारत, इजराइल, पाकिस्तान और साउथ सूडान यानी कि दक्षिणी सूडान, उन्होंने क्या किए हैं, अभी तक इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये 4 बड़े देश हैं जिन्होंने क्या किए हैं, अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और इस हस्ताक्षर करने के बाद में इससे बाहर होने वाला जो सबसे एकमात्र देश है, यानी कि जो एकमात्र देश है साउथ कोरिया। उस साउथ कोरिया ने क्या किया था, पहले ये एनपीटी ट्रीटी उसने साइन कर ली थी, लेकिन बाद में वो उससे क्या हो गया, बाहर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ओलाफ सोल्ज हाल ही में किस देश के प्रमुख नियुक्त किए गए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जर्मनी। जर्मनी के जो प्रमुख नियुक्त किए गए वो किसको किया गया, ओलाफ सोल्ज को किया गया। ये इनकी फोटो है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए इससे बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग देख सकें और ये करंट अफेयर्स अपना तैयार कर सकें। मैं आपको ये वादा करता हूँ मेरी तरफ से कि जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें से 80% आपके एग्ज़ाम में कवर हो जाएंगे। देखिए 100% का मैं वादा नहीं करता क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत होते हैं, लेकिन 80% जो मैंने पढ़ा है उसमें से आपके कवर हो जाएगा। और ये जो मेरे सारे के सारे जो करंट अफेयर हैं ये टीसीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड है। और आपको अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है कि आईएचएस मार्केट लिमिटेड की जनवरी 2022 में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक जापान को पीछे कर एशिया की जो सबसे बड़ी जो दूसरी अर्थव्यवस्था यानी कि जो इकोनॉमी है वो कौन सा देश बनेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत। ठीक है, आईएचएस की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक जो भारत होगा वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। आईएचएस ने अभी हाल ही में क्या करी, एक रिपोर्ट
पब्लिश करी, जिसके अनुसार 2030 तक जो भारत है वो जापान को पछाड़ कर क्या करेगा, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अभी हाल ही में जो फिलहाल में भारत का जो जीडीपी है वो जर्मनी और यूके से आगे बढ़कर दुनिया में तीसरे नंबर पर हो चुका है। ठीक है, हाल फिलहाल में जो जो भारत है वो क्या है, दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी कि सबसे पहले नंबर पे अमेरिका है, फिर है चाइना है, फिर है जापान है, फिर है जर्मनी है, उसके बाद यूके, और भारत का जो नंबर है वो क्या है, छठा है। इसके बाद इसके देखिए मेन पॉइंट देखते हैं कुछ, कि इनकी रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक जो भारत की टोटल इकोनॉमी हो जाएगी, जो टोटल जीडीपी है वो कितनी है, 8.4 ट्रिलियन डॉलर होने का क्या है, अनुमान है। 2020 में जो भारत का कुल उपभोग था वो कितना था, 1.5 ट्रिलियन डॉलर था, और 2030 में ये दुगना होकर कितना हो जाएगा, 3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, उसमें जो भारत की जो वास्तविक जीडीपी थी वो कितनी थी, 8.2% थी। ठीक है, और 2020-21 के साल दर साल ये 7.3% के, यानी कि गंभीर संकुचन से ये प्राप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम को लागू करता है। देखिए उजाला आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चालू की गई थी जो कि एलईडी बल्ब से रिलेटेड थी, यानी कि उसमें एलईडी बल्ब दिए गए थे। तो कौन सा जो मंत्रालय है वो इसको रेगुलेट करता है, इस स्कीम को, ये इसके ऑप्शंस है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय उजाला स्कीम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये इसकी स्कीम, ये इसका लोगो है जिसमें प्रधानमंत्री ने क्या किए थे, 2,40,000 एलईडी जो बल्ब हैं उनको क्या किया था, वितरित किया था। जैसे कि नाम से ही आप पता कर सकते हैं उजाला, उजाला किससे आता है, बल्ब से, तो आप इसको वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। देखिए उजाला और एक है उज्ज्वला, आप इन दोनों स्कीम्स में कंफ्यूज मत होना। जो उज्ज्वला स्कीम है उसके द्वारा एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं, ठीक है, और जो उजाला स्कीम है उसके द्वारा एलईडी बल्ब दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, अभी जो हाल ही में 2020 में जो पुरस्कार हुए थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जो तीसरा उसका थर्ड एडिशन था, इसमें जो प्रथम पुरस्कार है वो किसने जीता। ठीक है, इसके ऑप्शन है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य इसमें क्या रहा, पहले नंबर पे रहा। जो राष्ट्रीय जल अवार्ड हुए थे, यानी कि जो नेशनल वाटर अवार्ड हुए थे 2020 में, उसमें जो पहले नंबर की जो रैंकिंग है वो किसको मिली है, उत्तर प्रदेश को। देखिए इन अवार्डों की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी, 7 जनवरी 2022 को की गई थी, राष्ट्रीय जल अवार्ड 2020 के। उत्तर प्रदेश को इसमें क्या मिला है, पहला नंबर मिला है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद जो सेकंड नंबर पे है वो राजस्थान है, और तीसरे नंबर पे कौन है, तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश के जो मुजफ्फरनगर है उसको उत्तरी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। उसके बाद पंजाब में जो शहीद भगत सिंह नगर है उसको सेकंड नंबर पे रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, यानी कि जिसको AISCD के नाम से जानते हैं, जनवरी 2023 में प्रथम विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ करेगा। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तिरुवनंतपुरम केरल में। तिरुवनंतपुरम केरल में क्या करेगा, वो T20 चैंपियनशिप का आयोजन होगा। देखिए ये लोगो है AISCD का लोगो है, जो कि अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद है। ठीक है, ये अभी मैंने आपको ये पहला पॉइंट बताया है कि ये 10 जनवरी से 20 जनवरी 2023 में क्या होगा, कि केरल इसको क्या करेगा, आयोजन करेगा। इस चैंपियनशिप को 2020 में आयोजित करने की योजना थी, लेकिन कोविड के कारण ये लगातार पोस्टपोन हो रही है, और अब ये कब होगी, 2023 में होगी। इसके बारे में अपन देखते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, यानी कि AISCD, इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, मोहिंदर सिंह है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, नई दिल्ली में है। और इसी के साथ ही एक और इसकी इंटरनेशनल कमेटी होती है। देखिए भारत में जो कमेटी है वो उसका नाम है, भारत में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है AISCD, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे है उसका नाम है ICSD, यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ।
और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? गुस्तावो डी अरुजो पेराजोलो है, जो कि क्या है, ब्राज़ील के हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में किस राज्य ने 2000 करोड़ रुपए का डेयरी संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDD के साथ एक समझौता किया? वो किसने किया, कौन से राज्य ने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम है। असम ने क्या किया? 2000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया। किसके साथ किया? NDDB के साथ, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ किया। क्यों किया? एक दोनों दोनों मिलकर एक डेयरी संयुक्त उद्यम की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। देखिए इसके बारे में अपन कुछ और देखते हैं। यही वही पॉइंट है जो अभी मैंने आपको बता चुका हूँ कि 2000 करोड़ रुपए में उन्होंने ये समझौता किया। किस किसने किया? कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और असम ने किया। ठीक है, इसके तहत ये 10 लाख लीटर दूध का क्या करेंगे? उसको प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB, इसके बारे में देखते हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में जो है वो है मिनेश सी शाह है, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो आनंद गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के वन विभाग ने शहरी पार्कों और वन क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शहरी वन पार्क नामक एक पहला मोबाइल लॉन्च किया? ठीक है, कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन? शहरी वन पार्क यानी कि अर्बन फॉरेस्ट पार्क। इंग्लिश में इसका नाम है अर्बन फॉरेस्ट पार्क, और हिंदी में इसको बोलते हैं शहरी वन पार्क। ये कौन से राज्य ने ये मोबाइल एप्लीकेशन जारी करी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने क्या किया? ये एप्लीकेशन जारी करी। ये इसका लोगो है। देखिए इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं कि तेलंगाना के वन विभाग ने एक पहला मोबाइल एप्लीकेशन अर्बन फॉरेस्ट पार्क, यह वही है, इसका इंग्लिश नाम है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शहरी वन पार्क। जो थीम आधारित शहरी वन पार्कों के बारे में वह सभी जानकारी देता है, और आगंतुकों को यात्रा और यात्रा की योजना के बारे में ये क्या करता है? सुविधा प्रदान करता है। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है किसके बारे में बताता है? कि यात्रा के बारे में और यात्रा की योजनाओं के बारे में। इसे राज्य के वन मंत्री अलोला इंद्रकरण रेड्डी ने क्या किया? इसको लॉन्च किया। और इस एप्लीकेशन को बनाया किसने? पाम 10 सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया? इसको बनाया। ये भी याद रखेंगे कि इसको किसने बनाया है। तेलंगाना के बारे में आप देखिए, तेलंगाना के जो वर्तमान में जो CM है वो कौन है? चंद्रशेखर राव है। इसमें जो अभ्यारण्य है तेलंगाना में वो कौन सा है? एक तो प्राणहित वन्य जीव अभ्यारण्य है, शिवराम वन्य जीव अभ्यारण्य है, मंजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और यहाँ की जो विरासत स्थल है उसमें चार मीनार है, मक्का मस्जिद है और गोलकुंडा किला है। ठीक है, देखिए अभी जो मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं, पीछे जितने भी अभी पढ़ाए हैं इस स्लाइड में, उन्हीं को मैंने एक सीरीज बाय से एक ही पेज पे मैंने आपको उनको कंबाइन करके आपको दे दिया है। आप यहीं से उन सभी को देख सकते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि राजनाथ सिंह ने फ्रांस में एक भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को क्या करी? हरी झंडी दिखाई। अगला है कि PM मोदी ने कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। अगला है कि कई विमानन सुविधाओं के साथ गुरुग्राम को पहला हेली हब मिलेगा। अगला है कि विश्व के 5 शक्तिशाली राष्ट्रों ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की प्रतिज्ञा जारी करी। अगला है फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के GDP विकास दर 9.2% रहेगी। NSO द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान। नेक्स्ट है कि भारत 2030 तक जापान से आगे निकलकर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसके अनुसार? HIS के अनुसार। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ने 2021 के लिए इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जीता। ठीक है, ये करंट अफेयर्स मैंने पीछे कवर नहीं किया, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं कि इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड किसने जीता? केरल ने जीता। बाकी ये जो है ये मैंने पीछे कवर कर चुका हूँ, इसी को मैंने समरी के रूप में यहाँ पे बस लिखा है। अगला है कि श्रीलंका क्रिकेटर धनुष्का गणुतिलका ने टेस्ट क्रिकेट से क्या करी है? संन्यास की घोषणा करी है अभी हाल फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2 दिवसीय ICAI 2022 का उद्घाटन किया। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताया था। स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी के बारे में अभी मैंने पीछे स्लाइड में आपको ये बताया था।
तेलंगाना के वन मंत्री ने अपनी पहले तरीके का मोबाइल एप्लीकेशन अर्बन फॉरेस्ट पार्क की लॉन्च किया। अगला जो इसका क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे NWA यानी कि नेशनल वाटर अवार्ड 2020 की घोषणा करी और यूपी को क्या मिला है, इसमें पहला स्थान मिला है। उसके बाद राजस्थान और उसके बाद है तमिलनाडु। तो यहीं पे आज के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। ये आपके 9 और 10 जनवरी के करंट अफेयर्स थे। ठीक है, वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जहाँ तक हो सके इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सभी वीडियोस की PDF वहाँ पे अवेलेबल करवा रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।